नमस्कार दोस्तों। अक्सर आप सुनते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, जिस कारण से बर्फ़ पिघल रही है, तो कहीं सूखा पड़ रहा है तो कहीं बाढ़ आ रहे हैं। समस्या तो यहाँ तक है कि छोटे छोटे जो द्वीप है वो भी अब प्राय लुप्त होने के कगार पर है। क्लाइमेट चेंज क्या है मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं वातावरण क्या है। हमारे पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक आवरण बना हुआ है, जो विभिन्न प्रकार के गैसों, जलवाष्प तथा धूल के मिश्रण से बना हुआ है। इन गैसों में सबसे अधिक मात्रा में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन एंड हाइड्रोजन सभी मिले हुए हैं। इन सबके मिश्रण से ही हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो आवरण बना हुआ है उसे वातावरण कहते हैं। इसी वातावरण के कारण हम पृथ्वी पर सांस ले सकते हैं। अगर ये वातावरण ना हो तो सूर्य की गर्मी से दिन के समय हम जलकर भुन सकते हैं और रात में सूर्य की गर्मी के अभाव में बर्फ की तरह जम सकते हैं। हमें सूर्य की किरणों से ही हीट एंड लाइट मिलता है। जब ये सन रेज पृथ्वी पर पड़ता है तो ये रिफ्लेक्टेड होकर वापस अंतरिक्ष में चला जाता है। इन्हें CO2 ट्रैप करता है और पृथ्वी पर ही रोके रखता है। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जीवन के लिए आवश्यक भी है। इसके लिए हमें अपने पर्यावरण में बैलेंस्ड बना के रखना है। अब बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की। क्लाइमेट चेंज एक नेचुरल है। रीज़न क्या है? नेचुरल क्लैमिटीज़ होता है, लाइक वॉल्केनो इरप्शन, जंगलों में आग, अर्थक्वेक। इनके कारण भी 30 से 40 वर्षों में क्लाइमेट चेंजेस होते हैं। बट मानव जनित कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ये अब धीरे धीरे बढ़ने लगा। समस्या तो तब पैदा हुई जब मानव जनित कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में अधिक मात्रा में बढ़ने लग गया और हीट ट्रैप ज़्यादा होने लग गया। एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है जब हम डिफॉरेस्टेशन या फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ ज़्यादा करें। ये समस्या क्यों पैदा हुई? अगर हम इसी तरीके से डिफॉरेस्टेशन करते रहे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? और अगर हम इसी तरीके से फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करते रहे, उन्हें जलाते रहें, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती रहेगी। तो आप देख रहे हैं, एक तरफ ऑक्सीजन रिलीज़ करने वाले जो साधन हैं उन्हें कम कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करने वाले साधन को हम बढ़ा रहे हैं। तो इन दोनों सोर्सेज में बैलेंस बनाना होगा। हमें जंगलों की कटाई, जो कि हम कभी आवास के लिए तो कभी एग्रीकल्चर के लिए तो कभी विकास के नाम पर हम इनकी कटाई करते रहते हैं, इन्हें रोकना होगा। 18वीं शताब्दी से मानव जनित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में बढ़ने लगी। 1748 में कोल माइनिंग स्टार्ट हुआ। कोल माइनिंग जब स्टार्ट हुआ उस समय समस्या इतनी अधिक नहीं थी, क्योंकि मनुष्य की आवश्यकता इतनी नहीं थी। आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीजिंग में थोड़ी तीव्रता। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लोग व्हीकल्स का यूज़ करने लगे, तो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड आदि जैसे कई हार्मफुल गैसेज एनवायरनमेंट में फैलने लगा, जिससे कि क्लाइमेट चेंजेस होने लगे। ये समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ते गए। क्लाइमेट चेंज का प्रभाव पूरे विश्व में तो पड़ता ही है, भारत भी इससे अनछुआ नहीं रहा। आप अधिकतर सुनते हैं कि कहीं ग्लेशियर पीछे हट रहे हैं, तो कहीं नॉर्थ पोल या साउथ पोल में बर्फ पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, तो कहीं लंबे समय तक सूखा पड़ रहा है। भारत में भी कहीं पर बाढ़, तो कहीं सूखा, तो कहीं विनाशकारी तूफान आते हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यदि टेम्परेचर में इसी तरीके से इंक्रीज़ होता रहा तो जो भारत का एक एवरेज टेम्परेचर है इस सदी के अंत तक, उसमें 4 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज़ हो सकता है। एक अध्ययन के अनुसार तो ये बताया गया है कि भारत का जो डेल्टाई भाग है सुंदरबन, इसमें एक द्वीप है जिसमें आदिवासी लोग रहते हैं और
लगभग इसमें 7 करोड़ आबादी है। इस पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन की समस्या से जूझ रहा है। ये टेम्परेचर इंक्रीजिंग का सबसे ज़्यादा असर महासागर पर ही पड़ता है। समुद्र ने इस बढ़ी हुई गर्मी का सबसे ज़्यादा भाग एब्जॉर्ब किया है। 1969 के बाद समुद्र में 100 मीटर तक की वृद्धि देखी गई है। अगर ये ग्लेशियर धीरे धीरे पिघलते गए तो ये सारा जल समुद्र में जाकर मिल जाएगा और खारा बन जाएगा। तो इससे हमारे पीने के पानी में समस्या उत्पन्न हो सकती है। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में बर्फ की चादरें धीरे धीरे कम हो रही है। इन सब का रीज़न भी क्लाइमेट चेंज है। हमारे अर्थ में पीने योग्य जल है, उसका 80% इन्हीं ग्लेशियर में बर्फ के रूप में सेफ है। नासा के ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट के डाटा के अनुसार यह पता चलता है 1993 टू 2019 में ग्रीनलैंड में एवरी ईयर 278 बिलियन बर्फ पिघल रहे हैं और अंटार्कटिका में 148 मिलियन बर्फ पिघल रहे हैं। ये ग्लेशियर इसी तरीके से अगर मेल्ट होते रहे तो हमें पीने का पानी कहाँ से मिलेगा। दुनिया भर में ग्लेशियर पीछे हट रहे हैं। इनमें हिमालय, एंडीज, रॉकीज, अलास्का और अफ्रीका शामिल है। पिछली सदी में वैश्विक समुद्र का स्तर लगभग 5 इंच तक बढ़ गया है। पिछले 2 दशकों में ये बढ़ोतरी काफी तीव्र हो गई है। लोग विभिन्न प्रकार से क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को अनुभव कर रहे हैं। हम में से कुछ लोग क्लाइमेट इफेक्ट के प्रति काफी सेंसिटिव है, जैसे कि छोटे द्वीप और अन्य विकासशील देश। क्या इसका सॉल्यूशन है? जलवायु परिवर्तन का कारण बनने वाले उत्सर्जन दुनिया के हर कोने से आते हैं, परंतु जो सबसे अधिक जिम्मेदार है कि क्लाइमेट चेंज के प्रति जागरूक है। विश्व के 7 ऐसे देश जिन्होंने क्लाइमेट चेंज में सबसे अधिक अपना योगदान दिया है, वो है चीन, भारत, यूरोपीय संघ, रशियन फेडरेशन, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, अमेरिका है। 2020 तक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में इन सब का 50% भागीदारी है। क्लाइमेट चेंज का कारण उत्सर्जन कर रहा है, उन्हें अधिक जिम्मेदारी से काम करना होगा। हम एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं और इसका सॉल्यूशन हम पहले से ही जानते हैं। कई क्लाइमेट चेंज सॉल्यूशन ऐसे हैं जो हमारे जीवन को सुधार के हमें आर्थिक सहायता भी पहुंचा सकती है, जैसे ऊर्जा प्रणालियों को फॉसिल फ्यूल से ट्रांसफ़र कर विंड और सोलर एनर्जी जैसे न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी में ट्रांसफ़र करें, तो भी हम काफ़ी हद तक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। अगर हम पृथ्वी पर बढ़ी हुई गर्मी को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रोकना चाहते हैं तो 2050 तक हमें ज़मीन के नीचे जो फॉसिल फ्यूल्स के भंडार है उनको रिज़र्व ही रहने देना होगा। इसका मतलब है कि हमें गैस, कोल सबका यूज़ कम से कम करना होगा और हमें न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी की खोज करनी होगी। जलवायु परिणामों के अनुरूप चलने से हमारे जो बुनियादी ढांचे हैं या आवास है, सुरक्षा है, व्यवसाय है, पारिस्थितिकी तंत्र है, इन सब की रक्षा होती है। यदि जलवायु परिवर्तन को हमने समय रहते नहीं सुधारा तो भूखमरी, जल संकट, आवासीय संकट जैसी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ सकता है। जलवायु परिवर्तन से कृषि और संधि क्षेत्र, अफ्रीका तथा छोटे छोटे जो द्वीप है वो सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। भविष्य में यदि तापमान इसी तरीके से वृद्धि होती रही तो कई प्रकार के जीव जंतु विलुप्त हो जाएंगे। कुछ ही वर्षों में उत्तरी ध्रुव की बर्फ पिघलने लगेगी और ये बर्फ पिघलने का मतलब है कि समुद्र के जल स्तर में बढ़ना और समुद्र किनारे जो देश है ख़त्म हो जाएंगे।
एक समय था जब उत्तरी अमेरिका पूरा बर्फ़ से ढका हुआ था, तो ये वो समय दूर नहीं है जब ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में भी बर्फ़ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वहाँ बर्फ़ ख़त्म होते होते हमारे लिए संकट बहुत बढ़ जाएगी। यदि वहाँ के सारे बर्फ़ पिघल जाते हैं तो समुद्र का जल स्तर 200 फीट तक बढ़ सकता है, ये एक अनुमान है। और अगर 200 फीट तक बढ़ गया तो चारों तरफ जल ही जल नज़र आएगा। हमारे लिए यह चिंता का विषय है कि भारत के हिमालय के हिमखंड सबसे अधिक तेज़ी से पिघल रहे हैं। समस्या काफ़ी बड़ी है। अगर आप सोचें कि क्लाइमेट चेंज में आप लोग किस तरीके से सुधार ला सकते हैं, हम अपने वेस्टेज को कम करें, बिजली का कम से कम उपयोग करें, जल को बचाएं, पौधे लगाएं। इस तरह के छोटे छोटे कदमों से हम क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं तथा पृथ्वी को बचा सकते हैं। धन्यवाद।